सेट नंबर 23 का पहला प्रश्न है कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, यह विशिष्टता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। जम्मू कश्मीर की यह विशिष्टता है। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन हिंदुओं के धर्म और समाज में सुधार से संबंधित था। सूफी संप्रदाय ने संगीत को भक्ति का अंग माना है। सूफी मुसलमानों में आध्यात्मिक चिंतन और उदार प्रवृत्ति का समावेश पाया जाता है। सूफी संतों के आश्रम को खानकाह कहा जाता था। सूफी संतों को उत्तराधिकारी बली कहलाता था। शिष्यों में इसे मुरीद और गुरु को पीर कहा जाता है। शिष्यों में इनमें मुरीद और गुरु को पीर कहा जाता है। भारत में सबसे प्राचीन सूफी सिलसिला चिश्ती सिलसिला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपका सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारतीय संघ ऐतिहासिक निर्णय में गोपनीयता तथा उसके महत्व को वर्णित किया है। 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया था। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार और अविच्छेद अधिकार है तथा इसका तहत व्यक्ति से जुड़ी सभी सूचनाओं के मध्य उसके द्वारा लिए गए निर्णय शामिल है। निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में भी तथा संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में संरक्षित किए गए हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पर अनुच्छेद 17 की, इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और अनुच्छेद 19 में आप तो जानते हैं कि बहुत प्रकार के स्वतंत्रता के वहाँ पर दिए गए हैं। जब बोलने की आज़ादी है, किसी क्षेत्र में बसने की आज़ादी है, सभा बनने की आज़ादी है, संगठन करने की आज़ादी है, यहाँ पर अनुच्छेद 19 में हो जाएगा। अनुच्छेद 32 में तो आप जानते हैं ये हम मौलिक अधिकारों का ये संरक्षण करते हैं, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट प्रश्न आपका जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा। ईसाइयों का, यहूदियों का और मुसलमानों का है, लेकिन मुख्य रूप से यहूदियों का ही करता है, मुख्य रूप लगाया नहीं ऑप्शन में। जेरूसलम इजराइल देश में स्थित है जो मूलतः यहूदियों का देश है। इजराइल ईसाई धर्म का पवित्र पुस्तक बाइबिल है। बाइबिल का 2 भाग है, पूर्व विधान जो ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है और नव विधान जो न्यू टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है। ओल्ड टेस्टामेंट यहूदियों का भी धर्म ग्रंथ है। पारसी धर्म का मूल पुस्तक का नाम जेंद अवेस्ता है। जेरूसलम को पवित्र भूमि यानी होली लैंड की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कॉलेज आपका कहाँ स्थित है। फोर्ट विलियम कॉलेज आपका कोलकाता में स्थित है और इसको वेलेजली ने बनाया था। बात करें इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज ने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स ऑयर था। इसका नाम राजा विलियम द्वितीय के नाम पर रखा गया था। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया था। 1875 में अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो पंजाबी भाषा आपका गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे और गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। इनका बचपन का नाम लहाना था। सिख के 5वें 9वें गुरु को क्रमशः 1606 और 1675 ईस्वी में जहांगीर और औरंगजेब ने मरवा दिया था। जहांगीर ने 5वें गुरु को मरवाया था और औरंगजेब ने 9वें गुरु तेग बहादुर का हत्या करवाया था। सिख धर्म में संगत पंगत का महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु नानक का जन्म तलवंडी अब नानकाना साहिब में और मृत्यु करतारपुर में हुआ था। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था जो कि 5वें गुरु है। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट दी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर रॉन्गली को चुना है तो 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर डिवेशियस जो लिखा है यहाँ पर गलत लिखा है। और 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा। इवेल्युएशन का सही स्पेलिंग है एवेल्युएशन, मतलब मूल्यांकन करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों का डी हो गया। नेक्स्ट है किताब महंगी है कोई आपको ट्रांसलेट करना। द बुक इज क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। द बुक इज कॉस्टली, ऑप्शन सी आपका 8 का सी हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका कि चूज दी मिस्टेक्स इन दिस सेंटेंस। नाइदर आई नॉर माई सिस्टर्स वाज इंटरेस्टेड, यहाँ पर 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नॉर के बाद सिस्टर्स प्लूरल है, इस कारण वाज को वर में बदला जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 का बी, वाज यहाँ पर नहीं होगा, वर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी द इडियम आउट ऑफ हैंड मीन्स क्या होता है। आउट ऑफ हैंड, हाथ से मतलब कि आउट है, तो यहाँ पर 10 का हो जाएगा ऑप्शन बी। आउट ऑफ हैंड का मतलब नियंत्रण के बाद, टू बिकम अनकंट्रोलेबल, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर टू बिकम अनकंट्रोलेबल, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन होता है। अंतिम मास फागुन को होता है, 11 का सी हो जाएगा यहाँ पर। और बात करें हम शक संवत कनिष्ठ द्वारा 78 एडी में चलाया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना चैत्र होता है। महीनों के नाम पुराने हिंदू चंद्र और पंचांग के लिए गए हैं। पंचांग के 5 अंगों को सूचित किए हैं। चंद्र दिन, चंद्रमास, अर्ध दिन, सूर्य और चंद्रमा के कोण और 100 दिन।
सौर दिन। नेक्स्ट प्रश्न आपके विश्व में जंगली गधा एकमात्र कहाँ पाता है? कच्छ के रण में आपका जंगली गधा पाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें गुजरात के कच्छ के रण में गधों के लिए विख्यात होता है, सुंदरवन बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। गुड़खर का वैज्ञानिक नाम इक्वस हाइमियस खुर है। गुड़खर यानी घोड़ा और गधा का संकरण होता है गुड़खर। घोड़ा गधा ये तो खच्चर कहा रहा नो, इसे गुजरात का जंगली गधा या बलूची गधा जंगली गधा भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर का ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया ना। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 108 के तहत भारतीय संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में नहीं बुलाया जा सकता। यह केवल साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक के मामलों के लिए ही बुलाया जा सकता है। यदि इस बैठक में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों ने बहुमत से विधेयक पारित हो जाता है तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाए गए हैं। नेक्स्ट आयरलैंड के संविधान से, यहाँ पर देखिए आयरलैंड है, आयरलैंड के संविधान से आपका क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशकता तो लिया गया है। अमेरिका के संविधान से आपका मौलिक अधिकार लिया गया है। संविधान में आपका न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है। आपका प्रस्तावना लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ब्रिटेन से आपका संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। एकल नागरिकता लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करते हैं? यहाँ बताना है आपका 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार को पृथक करता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार। यहाँ पर बात करें 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है और 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनिकॉय को अलग करता है। पाक स्टेट तमिलनाडु श्रीलंका को अलग करता है। ग्रैंड चैनल सुमात्रा और निकोबार के मध्य अवस्थित है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। कोको द्वीप मेहमान के नियंत्रण में स्थित चीन के प्रभाव के कारण भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील द्वीप है। डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित होता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो के नाम से जानती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से होता है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर होता है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी सिंधु है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका है 2525, जिसकी लंबाई है गंगा नदी। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि ब्रज हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत है? आपका मैंने 16 का क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। बात करें हम लोग कि ब्रज पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पद की संज्ञा दिया था? तो ये भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी हो जाएगा। और भीमराव अम्बेडकर ने राष्ट्रपति शासन को मृत पद की संज्ञा दिया था। भारतीय संविधान में आपात उपबंध को 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। राज्य में राष्ट्रपति शासन को राज्य आपात या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 का 2 आधारों पर किया जा सकता है: यदि कोई पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो और जब कोई राज्य का शासन व्यवस्था संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है उर्वशी। उर्वशी किसका काव्य है यह बताना है। तो 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। उर्वशी दिनकर जी की रचना है। बात करें हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तो वो है मैंने विद्यालय जाना है वाक्य मसूद वक्त है। तो मैंने ही गलत है क्योंकि मैंने नहीं, मुझे विद्यालय जाना है। 19 का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? बहुवचन में किसका? दर्शन का। दर्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। दर्शन का हमेशा बहुवचन में दर्शन नहीं कर सकते हैं। 21 का हो जाएगा निम्न से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है ये बताना है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा कॉपर। क्या हो जाएगा? कॉपर आपका करेक्ट हो जाएगा। कॉपर प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मंद चुंबकित होता है। इसका चुंबकत्व इलेक्ट्रॉन के कक्षीय के कारण होता है। और कॉपर एजी मतलब चांदी, सोना, जिंक, बिस्मिथ, Sb, NaCl, H2 आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। वह चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्का सा आकर्षित होता है उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहता है। इसमें चुंबकत्व को उत्पन्न होने का गुण इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति है। और अनुचुंबकीय बात करें तो यहाँ अल्युमिनियम आ जाए, मैग्नीशियम आ जाएगा, प्लेटिनम आ जाए, सोडियम आ जाए और ऑक्सीजन आ जाएगा।
वह चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल आकर्षित होता है उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसका चुंबकत्व गुण डोमेनों के निर्माण के कारण होता है। इसमें फेरस आजमन लोहा कोबाल्ट और निकेल आदि लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। नेक्स्ट है कि यदि अल्फा बीटा गामा रैखिक क्षेत्रीय आयतन पर सरगुणांक है तो 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर बीटा बटा अल्फा बीटा गामा 2/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होता है, तो 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर कि उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होता है। बात करें इसके बारे में तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। किसी पदार्थ के समान तापमान पर अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उसको गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि 24 का देखते हैं कि पृथ्वी के विषुवतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में असमान सौर ऊष्मा प्राप्त होती है, इसके कारण उत्पन्न होने वाली संवहन धारा कहलाते हैं। तो 24 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी व्यापारिक वायु हो जाएगा। इसके बारे में बात करें, रात्रि के समय स्थल से समुद्र की ओर पवन चलते हैं, इसे स्थलीय समीर कहते हैं। देखिए स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं, स्थलीय समीर कहता है रात्रि में, और दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर। अच्छा देखिए बीच पर आप कब जाते हैं, बीच पर देखते हैं ना आप दिन में जाते हैं, तो समुद्र से ही पानी बहकर स्थल की ओर जाते हैं, इसीलिए इसे समुद्री समीर। देखिए याद करने के लिए ट्रिक बता रहे हैं, आप बीच जाते हैं गोवा वाला बीच पर चाहे केरला कहीं भी जाते हैं तो दिन में जाते हैं, तो समुद्र से पानी कहाँ जाते हैं आपका, समुद्र मान लीजिए उसको, तो कहाँ जाते हैं स्थल की ओर जाता है ना, तो उसी को हम लोग समुद्री समीर कहते हैं। स्थलीय समीर एवं समुद्री समीर का मुख्य कारण संवहन है और वायुमंडल का गर्म होना संवहन का उदाहरण है। और आपका सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का पहुंचना विकिरण का उदाहरण है। लोहे के छड़ का गर्म होना चालन का उदाहरण है। घनत्व में अंतर के कारण जब ऊष्मा ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे करती है तो इसे संवहन धारा कहलाता है। नेक्स्ट आपका वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र में निर्भर नहीं करता है, ये बताना है, तो तापीय पुंज हो जाएगा ना, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये थर्मोपाइल हो जाएगा। और विद्युत बल्ब, विद्युत फ्यूज, ताप युग्मी, विद्युत प्रेस तथा विद्युत ट्यूब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। ताप युग्मी एक प्रकार का थर्मोपाइल है, इसमें विद्युत धारा ऊष्मा का प्रभाव द्वारा उत्पन्न किया जाता है। विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर एवं धारा मापी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। ये सभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है कि गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब क्या हो जाता है, तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा, बढ़ जाता है। वायु दाब क्या हो जाता है, ऑप्शन ए बढ़ जाता है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गति सरल आवर्त गति नहीं, तो सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह की गति आवर्ती गति होते हैं किंतु सरल आवर्त गति नहीं होती हैं। अन्य सभी दी गई गति आपका सरल आवर्त गति के उदाहरण है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य के चारों ग्रह की गति आपका सरल आवर्त गति नहीं है। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा के माध्य स्थिति के इधर उधर इस प्रकार गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन का अनुक्रमानुपाती हो तो त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो तो उसकी गति सरल आवर्ती गति कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके, पृथ्वी के सतह पर किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 4 सेकंड है, तो चंद्रमा की सतह पर इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, तो 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर 10 सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके कि अनुनाद पर प्रणोदित दोलनों का आयाम कितना होता है, तो 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर अधिकतम हो जाएगा। और बात करें जब किसी वस्तु के दोलयमान कंपन द्वारा उत्पन्न आवृत्ति उस वस्तु के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए तो इसे अनुनाद कहा जाता है। अनुनाद के कारण रेडियोमीटर घुमाकर बजाते हैं, कदम ताल करने वाले सैनिक के पुल पर गुजरने से पुल टूट जाता है। अनुनाद पर प्रणोदित दोलनों का व्यायाम अधिकतम होता है। नेक्स्ट है कि अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण क्या होते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर लंबवत दिशा में संचरण की दिशा में कंपन करता है। अनुप्रस्थ में लंबवत, जैसे टॉर्च आप मारते हैं ना, तो क्या टेढ़ प्रकाश जाता है ना भैया, टेढ़ नहीं जाता, सीधा जाता है। तो अनुप्रस्थ तरंग जो होता है श्रृंग एवं गर्त के रूप में माने गमन करता है, और यह तरंग ठोस एवं द्रव के ऊपरी परत पर गमन करता है। फिर से याद कीजिएगा, अनुप्रस्थ तरंग आपका ठोस एवं द्रव के ऊपरी सतह पर गमन करता है। प्रकाश तरंग भूकंप में उत्पन्न इस तरंग सितार के तार को छेड़ने पर तार में उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। वह तरंग जो माध्यम के समानांतर गमन करता है उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। यह तरंग संपीड़न विरलग के रूप में गमन करते हैं। ध्वनि तरंग भूकंप में पी तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के मोहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह से किस देवता की उपासना के अनुमान लगाए है, तो अग्नि देवता ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा। और इस यहाँ पर सॉरी से यहाँ पर देखिए 31 नंबर प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के मोहरों पर बने
स्वास्तिक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है? तो यहाँ पर 31 नंबर में हो जाए ऑप्शन डी, सूर्य देवता। क्या हो जाएगा? सूर्य देवता। मोहनजोदड़ो से पद्मासन की मुद्रा में एक ऐसी पुरुषाकृति मिली है जिसकी दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा बटा है। इस पुरुष के सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण भी है। विद्वानों ने इस पुरुष आकृति को देवता के संज्ञा दी है। सर जॉन मार्शल ने इसे शिव का प्राचीनतम रूप बताया है। सिंधुवासी मातृदेवी तथा पशुपति शिव की आराधना के अतिरिक्त विविध प्रकार के पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि में धार्मिक विश्वास रखते थे। फख्ता को एक पवित्र पक्षी के रूप में माना जाता था। वृक्षों में पीपल सर्वाधिक पवित्र था। लोथल एवं कालीबंगा से अग्नि कुंडों के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको, निम्न में से चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो ये आपका तंजौर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय लगभग 850 ईस्वी से 70 ईस्वी के बीच था। इसकी राजधानी तंजौर थी। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। दक्षिण भारत में विष्णु के उपासक अलवार कहा, शिव के उपासक नयनार कहलाए। चोल सेना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सशस्त्र नौसेना थी। चोल वंश के प्रमुख राजा का नाम परांतक प्रथम, राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कुलोतुंग था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? सिकंदर की मृत्यु आपका बेबीलोन में हुई थी। ऑप्शन सी सही है। और सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा जून 325 ईस्वी में भारत से लौटा था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी में प्रारंभ किया था। 326 ईसा पूर्व। यहाँ पर देखिए इसमें सब ईसा पूर्व होगा सिकंदर में। और सिकंदर का पिता का नाम 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। और सिकंदर के घोड़े का नाम बौकेफला था। नेक्स्ट प्रश्न में जातक कथा है किसके समय कहानी से संबंधित है? यहाँ पर बोधिसत्व हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 34 का। इसके बारे में बात करें, जातक तथा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। बौद्धों के पाठ को क्या कहते हैं? अनुशासन कहते हैं। बौद्ध संघों में प्रशासनिक कार्यों के लिए होने वाले मतदान को गुलहक कहा जाता था। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति करना है। भिक्षुओं की सभा में किया जाने वाला विधि निषेध पाठ पंक्ति मोक्ष कहलाता है। लोकायत परंपरा के संस्थापक बृहस्पति थे और गौतम बुद्ध ने आनंद के अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अशोक के 14 शिलालेखों में सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख कौन का है? तो 13वां शिलालेख कौन है? ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर 13वां शिलालेख देखिए, अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देने वाला शिलालेख का नाम 13वां शिलालेख है। और 13वें बृहद शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। यूनानी राज्यों सीरिया, मिस्र, साइरिस और एपिरस का धम्म विजय का उल्लेख है। तुर्मे यानी टालमी, अग्रकिन मन एंटीगोनस, मग मतलब मेगस आदि, अलेक्जेंडर तथा दक्षिण में चोल, पांड्य, सारिपुत्र, केरलापुत्र, ताम्रपर्ण पर धम्म विजय का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर यह हुआ था? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, कलकत्ता में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां कांग्रेस अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में हुआ था जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 40वां अधिवेशन 1924 में बेलगाम, कर्नाटक बेलगांव में हुआ था जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। 52वां अधिवेशन 1938 में हरिपुरा और 53वां अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी में हुआ था और दोनों अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और कांग्रेस का 57वां अधिवेशन 1950 ईस्वी में नासिक में हुआ था जिसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। नेक्स्ट है, हमारी पृथ्वी कितने देशांतर में बटी हुई है? तो 360 देशांतर में ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी को 24 समय जोन में बांटा गया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेता है। दूसरे शब्दों में 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी 24 घंटे लेती है। इसलिए 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर घूम जाती है। पृथ्वी की सतह से किसी बिंदु की भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी को पृथ्वी के केंद्र से अंश में मापते हैं और भूमध्य रेखा 0 डिग्री है तथा दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव क्रमशः 90 डिग्री एस और 90 डिग्री उत्तर है, मतलब 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री आपका उत्तर है। किसी स्थान पर उसके स्थान से हम देशांतर को सुनिश्चित और सुस्पष्ट जानकारी होने पर ग्लोब पर निश्चित रूप से चिन्हित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, मैं पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ है? तो आपका इटली में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका फ्रांस में एफिल टावर स्थित है। इटली में झुकी हुई मीनार स्थित है। पोर्सलन टावर आपका चीन में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में होते हैं? तो संचार आपका आयन मंडल में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयन मंडल की ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होते हैं। यह भाग कम बहुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। इस मंडल में सबसे नीचे डी लेयर होती है जो लॉन्ग रेडियो वेव्स को परिवर्तित करती हैं।
640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को बहिरी मंडल कहते हैं। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। इस मंडल की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेफ्रोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? ये बताना 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बादलों की दिशा एवं गति, ऑप्शन बी हो जाएगा। एरोमीटर उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार घनत्व ज्ञात करने में होता है। एक्यूमुलेटर का उपयोग आपका विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। इसे विद्युत की आवश्यकता पड़ने पर काम में लाया जा सकता है। साइक्लोट्रॉन की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। माइक्रोमीटर एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट, गेहूं की खेती निम्नलिखित में से किस मिट्टी से संबंधित है? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा चेरनोजम मिट्टी, ऑप्शन ए हो जाएगा चेरनोजम मिट्टी। चेरनोजम में जैविक तत्वों की कमी होती है परंतु इसमें खनिज तत्वों की प्रचुरता होती है। चेरनोजम की पार्श्विक में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है और इसका ऊपरी संस्तर गहरे रंग का होता है जिसमें खनिज आधार विपुल होता है। चेरनोजम में ह्यूमस की मात्रा 4% लेकर 16% तक होती है। इसकी भूरभूरी संरचना इससे उर्वरता प्रदान करती है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से जानते हैं, रेगुन मिट्टी के नाम से जानते हैं। चेरनोजम मिट्टी, काली मिट्टी का रूस आदि देशों में नामकरण किया गया है। नेक्स्ट आपका, मुद्रास्फीति दर में होने वाले तीव्र वृद्धि का एक कारण कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आयात प्रभाव है। मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अर्थव्यवस्था में ब्याज व्याप्ति अनुपात क्या प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका उपयोग यह निर्धारित करने हेतु किया जाता है कि कोई कंपनी इसके अपने बकाया ऋण का भुगतान अपनी कितनी आसानी से कर सकता है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। निम्न आय निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव। इसके बारे में बात करें, वित्तीय समावेशन के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी आर्थिक विकास के लाभों से संबंध किया जा सके, कोई भी व्यक्ति आर्थिक सुधारों से वंचित न रहे। वित्तीय समावेशन शब्द का प्रयोग 21वीं शताब्दी में अधिक चर्चित हुआ था। वित्तीय समावेशन शब्द पर व्याख्या यूएन में 2003 में तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने किया था। 28 अगस्त 2014 में प्रारंभ किया गया। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन का एक विशिष्ट उदाहरण मिलता है। इसके अंतर्गत देश के प्रत्येक नागरिक को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरबीआई के लिए माने गलत है, ये बताना है। तो यहाँ पर ये बताना, आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी। ये आपका पहले ही नंबर गलत है, बाकी सब सही होगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। हिल्टन यंग कमीशन तथा केंद्रीय जांच समिति की सिफारिश के आधार पर बनाते हुए वर्ष 1934 से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 पारित किया गया था। इसके तहत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। यह बैंक भारतीय का केंद्रीय बैंक है जो मौद्रिक नीति के निर्माण और क्रियान्वयन को सम्मिलित करते हुए समस्त बैंकिंग क्रियाकलापों का नियंत्रण, नियमन और निरीक्षण का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मनाते हैं? 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडहॉक माने झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज 3 पट्टियों वाला तिरंगा, गहरा केसरिया ऊपर होता है, सफ़ेद बीच में होता है और गहरा हरा रंग नीचे होता है और सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होते हैं। यह अशोक के स्तंभ पर बने धर्म चक्र का प्रतीक है और ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की नजरबंदी वैध है या अवैध है, यह निर्णय करने के लिए न्यायालय ने कौन सा रिट जारी किया है? तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैटिन भाषा के शब्द हैबियस कॉर्पस का अर्थ है शरीर को हमारे सामने प्रस्तुत करना और आपका इसके द्वारा न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थानों पर उपस्थित करे। न्यायालय इस बात का निर्णय करता है नजरबंदी वैध है या अवैध। यदि न्यायालय को यह लगता है कि किसी व्यक्ति को अनुचित ढंग से बंदी बनाया गया तो वह उसकी रिहाई का आदेश देता है। यह रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। और बात करें इनके बारे में तो ये प्रथम एवं दूसरी बार आपातकाल क्रमशः चीन के साथ युद्ध एवं बांग्लादेश के विषय पर पाकिस्तान से युद्ध होने पर लगा है। तीसरी बार आंतरिक आपातकाल की घोषणा हुई थी जब विदेशी से युद्ध के कारण आपातकाल लागू की गई थी। राष्ट्रीय आपात 352 इसकी घोषणा निम्न से
निम्न में से किसी भी आधार पर की जैसे कि युद्ध में, बाहरी आक्रमण में और सशस्त्र विद्रोह के समय राष्ट्रीयपात लग सकता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। राष्ट्रीयपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जा सकती है, अपितु वह संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो वह पढ़ा लिखा हो। ये गलत है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके बारे में, संविधान का अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है जब उसकी ये योग्यता हो, जैसे कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो, भारत सरकार या किसी राज्य के सरकार के अधीन या उक्त सरकार में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य पदाधिकारी के अधीन कोई लाभ के पद नहीं धारण किया हो। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो यह नहीं माना जाए कि वह लाभ के पद पर स्थित हो। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अर्थव्यवस्था में तरलता संजाल में तब होती है जब। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माने बॉन्ड पर दिया गया ब्याज पर न्यूनतम, बॉन्ड पर दिया गया ब्याज क्या हो, न्यूनतम हो। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि लोकसभा के इतिहास में औपचारिक रूप से प्रस्तुत पहला अविश्वास प्रस्ताव जिसे विचार के लिए स्वीकार किया गया किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 51 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जेबी कृपलानी। क्या हो जाएगा? जेबी कृपलानी। इसके बारे में बात कीजिएगा तो अगस्त 1963 में जेपी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। लोकसभा में प्रथम अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाने के समय प्रधानमंत्री नेहरू थे। बीपी सिंह ने लोकसभा में अविश्वास पत्र का सामना से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर एक मत से हारने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति आपका भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी रिपोर्ट 5 वर्षों के लिए लागू किया जाता है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होता है जिसे सार्वजनिक कार्यों के बारे में अनुभव हो और अन्य 4 सदस्य निम्न में से नियुक्त किए जाते हैं। जैसे में एक व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा ऐसी ही योग्यता रखने वाला व्यक्ति हो। दूसरा, एक व्यक्ति जिसे सरकार के वित्त और लेखाओं का विशेष ज्ञान हो। तीसरा, एक व्यक्ति जिसे वित्तीय विषयों और प्रशासन के बारे में व्यापक अनुभव हो। चौथा, एक ऐसे व्यक्ति जो सार्वजनिक क्षेत्र का विशेष ज्ञान रखता हो। नेक्स्ट है, कंपनी के डिबेंचर धारक कौन होते हैं? तो 53 का ऑप्शन हो जाएगा, लेनदार होते हैं डिबेंचर धारक, लेने वाले। इसके बारे में, डिबेंचर एक ऋण पत्र होता है जिसके माध्यम से कंपनियां ऋण लेती हैं। यह हमेशा अंकित मूल्य पर जारी किया जाता है। जो कंपनियां डिबेंचर जारी करती हैं वे अपने डिबेंचरों पर धारकों को एक निश्चित दर से ब्याज अदा करते हैं। डिबेंचर की मूल राशि उसके पूर्णता अवधि पर धारक को सौंप दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 54 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 9.1094 गुणे 10⁻31 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्निलाइट किसका अयस्क है? तब 55 का ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नीशियम का कार्निलाइट होता है, ऑप्शन ए। और इसके बारे में बात करें, मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में समुद्री जल में पाए जाते हैं। पौधों का हरा रंग देने वाला कार्बनिक यौगिक क्लोरोफिल में भी मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। मैग्नीशियम चांदी की तरह उजली एवं चमकीली धातु होते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह इथाइल आयोडाइड या ब्रोमाइड से प्रतिक्रिया करके इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड या ब्रोमाइड बनाता है, जिसे ग्रीडार्ड प्रतिकारक कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिंक का जो अयस्क होता है वो कैलामाइन कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम को चुनना है। तो 56 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, मृदु इस्पात, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, निम्न कोटि का लोहा होता है। यह भी 2 प्रकार का होता है, सफ़ेद ढलवा एवं भूरा ढलवा। पिटवा लोहा को ढलवा लोहा से प्राप्त किया जा सकता है। यह अपेक्षाकृत शुद्ध लोहा होता है। यह आघातवर्धक और तन्य होता है। इसमें कार्बन सबसे कम होता है। मृदु इस्पात या मिल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1% होती है। यह आघातवर्धनीय और तन्य होता है। इसमें चादरें तथा तार बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? आपका सल्फर मिलाया जाता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रबर जो होता है आइसोप्रीन है। कौन है? आइसोप्रीन। अगर इसके बारे में बात करें हम लोग कि प्राकृतिक रबर में सल्फर मिलाने से निश्चित आकार बनने में भी मदद मिलता है। प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित करने से क्रिया जो वल्कनीकरण कहलाते हैं, वल्कनाइजेशन, वल्कनीकरण। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजनों में सबसे अभिक्रियाशील कौन होता है? हाइड्रोजनों में सबसे अभिक्रियाशील आपका फ्लोरीन होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि ब्रोमीन द्रव तथा आयोडीन
ठोस अवस्था में पाया जाता है। हाइड्रोजन तत्व तो बहुत क्रियाशील होते हैं अतः ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। फ्लोरीन का उपयोग UF6 तथा SF6 बनाने में किया जाता है, जिसका क्रमशः परमाणु ऊर्जा उत्पादन एवं पारावैद्युतिक में इस्तेमाल किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, HF का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। विटामिन शब्द का प्रयोग फंक द्वारा 1911 में किया गया था। इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार ABCD के अनुसार किया गया है। ABCD और विलेयता के आधार पर विटामिन को 2 वर्गों में विभाजित किया है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है और वसा में घुलनशील विटामिन का ADE है। विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो पाता है, इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। विटामिन डी एवं विटामिन के संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, इसके अलावा नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे बटन सेल कहा जाता है? बटन सेल मरकरी सेल को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरकरी सेल कम विद्युत मात्रा की आवश्यकता वाले यंत्रों जैसे घड़ी, श्रवण यंत्रों आदि में उपयुक्त किया जाता है और इस सेल में जिंक मरकरी अमलगम एनोड तथा H2M कार्बन पेस्ट का ठोड का कार्य करता है। KOH और जेडोनो का पेस्ट विद्युत अपघट होता है। इस सेल का विभव 1.35 वोल्ट होता है जो संपूर्ण कार्य अवधि में स्थिर रहता है। मरकरी के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव को देखते हुए धीरे धीरे अब इस सेल का प्रयोग परहेज किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि लिटमस विलयन निम्न में से किस रंग का होता है? तो ये बैंगनी रंग का होता है। ऑप्शन ए आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में बात है, इसे थैलापाटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। लिटमस विलयन जब न केवल अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, यह बैंगनी रंग का होता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। मिथाइल ऑरेंज एवं फिनाल्फथेलिन भी संश्लेषित सूचक है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल तथा क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एंटीबॉडीज का निर्माण लिम्फोसाइट्स में होता है। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिम्फ रक्त की तरह का एक द्रव होता है। लसिका प्लाज्मा में प्रोटीन, ग्लूकोज, लवण, जल एवं अमीनो अम्ल घुले रहते हैं। इसमें अनेक लिम्फोसाइट्स एवं ग्रेनुलोसाइट तैरते रहते हैं। इसमें लाल रक्त कण बिंबाणु नहीं होते, इसलिए यह रंगहीन होता है। रक्त की तरह ही यह भी जम जाती हैं, प्रक्रिया धीरे धीरे इसमें कार्बनिक अम्ल का परिवहन होता है पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। यह शरीर में लसिका तंत्र का निर्माण करते हैं। लसिका द्रव केवल अंगों से हृदय की ओर बहता है। लिम्फोसाइट्स छोटे श्वेत रुधिराणु हैं परंतु इनका केंद्रक बड़ा है तथा गोल होता है। इनकी संख्या श्वेत रुधिराणुओं की कुल संख्या का 20 से 28% तक होती है, किंतु कभी कभी इसकी संख्या बढ़ जाती है। यह प्राय रुधिर से निकलकर संयोजी ऊतक में चले जाते हैं। ये शरीर की प्रतिरक्षा क्रियाओं के लिए आवश्यक एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 5.6 से न्यूनतम होता है। यहाँ पर बात करें कि हम वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैस से वर्षा जल के साथ घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाता है। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों और जंतुओं के साथ पारिस्थितिकी तंत्रों को क्षति पहुंचाती है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने हेतु स्केल विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। pH स्केल को सोरेनसन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं? तो यहाँ पर कवक हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। ये विषम पोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करता है और कवक को मृत जीवी भी कहा जाता है। इसमें कई अपने जीवन की एक विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इन कवकों में काइटिन नाम की जटिल शर्करा के बन होते हैं जिससे कोशिका भित्ति होता है। माने कोशिका भित्ति किससे बनती है? काइटिन के बनी होते हैं। और आपका ईस्ट, पेनिसिलियम, मशरूम आदि इसी जगत के सदस्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन का नाम बायोटीन है? किस विटामिन का नाम बायोटीन है ये बताना है। विटामिन B7 का ही नाम बायोटीन है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इस विटामिन को H भी कहा जाता है और इसका प्रमुख स्रोत आपका यकृत हो जाएगा। मांस हो गया, अंडा, मीट, मेवा, केला, गेहूं, मूंगफली, फल, सब्जियां, चॉकलेट इत्यादि हैं। इस विटामिन की कमी से चर्म रोग तथा बालों का झड़ना आदि की समस्या उत्पन्न होती है। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। यह शरीर की उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इसे सहायक आहार भी कहा जाता है तथा ये मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। विटामिन डी तथा के इसके अपवाद हैं। वर्ष 1911 में सी फंक के द्वारा विटामिन शब्द का प्रयोग किया गया था। विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील होते हैं तथा ADE के वसा में घुलनशील विटामिन है।
नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित पर विचार करना है। महादेव पड़िया, सह्याद्री पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा ये बताना है। तो 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर 1, 3 और 2। माने पहले महादेव पहाड़ी आएगा, सतपुड़ा पर्वत आएगा, तब सह्याद्री पर्वत आएगा। इसके बारे में हम लोग बात करें, महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। सह्याद्री पर्वत पश्चिमी घाट में फैला है। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। नेक्स्ट है, पेनाल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 8 गज। पेनाल्टी किक, फुटबॉल में गोल के पास किसी भी तरह की गलती कर देने से विपक्षी टीम को बिल्कुल सामने से गोल पोस्ट में गोल करने के लिए किक मिलती है, इसीलिए इसको रोकने के लिए सिर्फ गोलकीपर होता है। कॉर्नर किक किसे कहते हैं। तो फुटबॉल में जब रक्षा कर रही टीम के खिलाड़ी को छूकर गेंद बाहर चली जाती है तो विरोधी कर रही टीम गोल रेखा के कोने से कॉर्नर किक लगाती हैं। गोल किक क्या कहते हैं, जब विरोधी टीम से छूकर जब गेंद विपक्षी गोल रेखा से बाहर चली जाती हैं तो विपक्षी टीम के खिलाड़ी द्वारा मारी जाने वाली किक गोल किक कहलाती हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर को मनाते हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे का प्रजनन अंग है। यहाँ पर फूल हो जाएगा, पुष्प, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 का बी हो जाएगा। इससे पौधे में लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है। आकारकीय दृष्टि से पुष्प एक रूपांतरित पर्व होता है जिसमें पर्व एवं प्रवर्संधियां संयुक्त रूप से व्यवस्थित होती हैं। एक प्रारूपिक पुष्प में पुष्प पत्रों के 4 भाग होते हैं जिसे पुष्प के चक्र भी कहते हैं, जो पुष्पासन के एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि बाह्य दलपुंज, पुमंग एवं जयांग। पुमंग को नर जनांग कहते हैं और जयांग को मादा जनांग अंग कहते हैं। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। तो महाराष्ट्र की, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आंध्र प्रदेश का स्थान है। नेक्स्ट है, भारत भारती के लेखक कौन है। तो भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा साकेत जैसी पुस्तकें भी लिखा है। मैथिली शरण गुप्त भारत के प्रथम राष्ट्र कवि थे। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखा गया, अवसर नरेंद्र कोहली द्वारा लिखा गया, विसर्जन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए, ईमा जेन ऑस्टिन द्वारा लिखे गए हैं, डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकिंस द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशंस के गठन पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो 72 का ऑप्शन बी हो जाएगा, वुड्रो विल्सन लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ यानी 1920 वाला है। बात करें कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 में हुआ था। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुआ था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील प्रणाली को लागू किया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बाद लीग ऑफ नेशंस का निर्माण हुआ था। यह संस्था विश्व युद्ध को नहीं रोक सकी और अपने उद्देश्य में असफल रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो देश नाजी आक्रमण के विरुद्ध थे और मित्र राष्ट्रों के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने एक सर्वव्यापी विश्व संस्था की आवश्यकता का अनुभव किया था। अगस्त 1941 में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के मध्य एक वार्ता में अटलांटिक चार्टर तैयार हुआ, जिसमें नाजियों तथा फासिस्टों के अत्याचारों को ध्यान में रखते हुए 4 प्रकार की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बीमारी को रॉयल डिजीज कहा जाता है। रॉयल डिजीज आपका हीमोफीलिया है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में, इस रोग में रुधिर के थक्का बनने से संबंध प्रोटीन प्रभावित होते हैं। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के शरीर में चोट लगने पर रुधिर का निकलना बंद नहीं होता है। इस रोग के जीन की वाहक महिलाएं होती हैं, लेकिन यह जीन पुरुषों में प्रभावी रूप से लक्षण प्रदर्शित करते हैं और हीमोफीलिया का कारण बन जाता है। ऐसे विकार जो मुख्यतः एकल जीन के रूपांतरण के उत्परिवर्तन से निर्धारित हो जाते हैं मंडलीय विकार कहलाते हैं, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, थैलेसीमिया, कीटोन्यूरिया आदि। नेक्स्ट है कि गाय के दूध में भैंस, बकरी, भेड़ आदि दूध की मिलावट का पता करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। 74 का ऑप्शन ए हो जाएगा, हांसा परीक्षण तथा प्रोसिपिटन परीक्षण का उपयोग गाय के दूध में भैंस, बकरी तथा भेड़ आदि की मिलावट को पहचान करने के लिए किया जाता है। वैनेडियम का उपयोग दूध में नाइट्रेट की उपस्थिति का पता लगाने हेतु किया जाता है। पिपरिक अम्ल का उपयोग दूध में लैक्टोज का रंग परीक्षण करने में किया जाता है। दूध एक कोलाइडल पदार्थ है जिसका सफ़ेद रंग केसिन नामक प्रोटीन के कारण होते हैं। इसके अलावा इसमें एल्बुमिन एवं ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि यहाँ पर देखिए, हांसा परीक्षण ऑप्शन ए होगा ना। नेक्स्ट है कि
विश्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण की अवधि सामान्यतः क्या होता है? इसको बताना ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर 5 से 20 साल तक होता है। विश्व बैंक और आईएमएफ 27 दिसंबर 1945 से करारात्मक है। विश्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति सुधारने तथा उनके पुनर्निर्माण और विकास में सहायता करना है। इसे संक्षेप में विश्व बैंक कहते हैं। अर्धविकसित तथा विकासशील देशों को विकास कार्य के लिए यह पूंजी भी उधार देती है। इसका सदस्य वही देश हो सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है। आईएमएफ का एक महत्वपूर्ण कार्य सदस्य देशों को भुगतान संतुलन में मदद करना होता है। नेक्स्ट है राम वृक्ष बेनीपुरी ने अधिकांश साहित्यिक रचनाएं कहाँ की हैं? यहाँ पर जेल के सलाखों के पीछे क्या है? ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके इस प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावकारी रंग आपका लाल है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण में फ्री एनर्जी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती हैं और संचित हो जाते हैं। सूर्य प्रकाश में पौधे की कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरित माने क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के संयोग से कार्बन युक्त यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है? तो यह आपका सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत का बचाव अभियान है। अगर इसके बारे में बात करें हम लोग 23 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑपरेशन कावेरी की घोषणा किया था। नेक्स्ट है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अगोचर कहते हैं। अगोचर मतलब जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनते हैं? ये आपका 24 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका कि यहाँ पर मैथ का प्रश्न आएगा, जैसे मैथ के प्रश्न उड़ा देते हैं यहाँ पर, तो 81 का ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर 82 की बात करें तो 82 के क्या हो जाएगा आपका बनाइएगा तो 82 का ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर 45 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि 45 नहीं सॉरी, यहाँ पर 82 का ऑप्शन ए आ जाएगा। 41 यानी 45 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी कि 83 नंबर 83 की बात करें यहाँ पर तो 83 के क्या हो जाएगा 19.2 यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का। और नेक्स्ट प्रश्न आपका कि यहाँ पर देखिए 84 की बात करें तो 84 का ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर 24 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 85 तो 85 का ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर 12:20 PM। नेक्स्ट है 86 का ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा 86 का ए हो जाएगा 5 यहाँ पर बनाइएगा तो आ जाएगा। नेक्स्ट है 87 का ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर डी 36 आ जाएगा। यहाँ पर स्पर्श रेखाओं का फॉर्मूला थोड़ा देखना है कि कौन कौन स्पर्श रेखाएं कि जो बाहर से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती हैं, इसी पर इसको बनाना आता है। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका 88 का ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर 560 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 89 का ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर 90 का क्या हो जाएगा 90 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 72 हो जाएगा। उसके बाद है ऑप्शन 91 क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए मुद्रास्फीति का अस्थायी नियंत्रण किस प्रकार हो सकता है? मुद्रा पूर्ति की वृद्धि को रोककर, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में ह्रास होता है, माना कमी होता है मुद्रा के मूल्य में, तो उस मुद्रास्फीति की संज्ञा दी जाती है। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति में तीव्र वृद्धि मुद्रास्फीति का उदाहरण होता है। मुद्रास्फीति मुख्य रूप से 2 रूपों में प्रकट होती है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, जैसे कि यह स्थिति उस समय प्रकट होती है जबकि चालू कीमतों पर वस्तु एवं सेवाओं के लिए कुल मांग उनकी आपूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है। लागत प्रेरित स्थिति, यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लागत में वृद्धि के फलस्वरूप कीमतों में वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना में कृषिगत विकास में विकास की दर ऋणात्मक रही है? तो 92 का ऑप्शन डी हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 66 के मध्य हुआ था। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध और सूखा के प्रभाव के कारण भारी विकास कार्य प्रभावित हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना कई दृष्टियों से असफल रही। परिवहन, संचार एवं सेवाओं के क्षेत्र लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कृषि उत्पादन का स्तर 82 मिलियन टन से गिरकर 72 मिलियन टन पर पहुंच गया था। खाद्यान्नों के मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी और औद्योगिक क्षेत्र में आशा से कम उत्पादन हुआ था। इस योजना काल में राष्ट्रीय आय में 5% की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, जबकि आय में मात्र आधी मात्रा हासिल की जा सकी थी।
नेक्स्ट है कि 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार का नाम क्या है? तो आपका बिमल पटेल है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जगह। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः 888 एवं 384 तथा कुल 1272 सदस्यों को बैठने की क्षमता है। नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। नेक्स्ट है कि देश का नया कानून मंत्री मई 2023 से किसे नियुक्त किया गया है? तो किरण रिजिजू आपका कानून मंत्री है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्हें किरण रिजिजू की जगह कानून मंत्री बनाया गया। सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर 94 नंबर प्रश्न की बात करें तो देश का नया कानून मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? अर्जुन राम मेघवाल। 94 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर किरण रिजिजू के स्थान पर इनको बनाया गया है और किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा दिया गया है। नेक्स्ट है सबका साथ सबका विकास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 95 का ऑप्शन सी हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी है लेखक। ये लेखक एनडीए का नारा है सबका साथ सबका विकास। नेक्स्ट है अमेंडमेंट शब्द का सटीक हिंदी अनुवाद है तो अमेंडमेंट का मतलब संशोधन होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 96 का। नेक्स्ट है कि चूज दी साइन ऑफ द वर्ड इमर्स। 97 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इमर्स का मतलब डूबना, जिनका साइनो है सबमर्ज, यानी 97 का ऑप्शन डी हो जाएगा सबमर्ज। नेक्स्ट है कि द इडियम द होल 9 यार्ड्स मतलब क्या होता है? तो 98 का ऑप्शन बी है द होल 9 यार्ड्स का मतलब किसी चीज़ की संपूर्णता, द एंटायर ऑफ समथिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर द एंटायर ऑफ समथिंग इंटायरली। नेक्स्ट है कि 99 100 के देखना है कि चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर 99 बताना है द ऑफिसर इज गुड यू विल रिग्रेट। तो यहाँ पर 99 क्या हो जाएगा? सी। खाली स्थान के पहले क्लॉज में फ्यूचर टेंस का प्रयोग है, इसलिए इसके बाद क्लॉज इफ का प्रयोग करना चाहिए। इफ जो है इफ से प्रारंभ करना चाहिए। 99 का ऑप्शन सी हो जाएगा इफ। नेक्स्ट है कि देयर वाज ए लॉट ऑफ रबिश ऑन द फ्लोर सो आई आस्क्ड संगीता टू स्वीप। तो यहाँ पर क्या होगा? 100 का ऑप्शन सी हो जाएगा। रवि से सिंगुलर और न्यूचर जेंडर में इसके लिए ऑब्जेक्टिव केस के रूप में इट का प्रयोग करेंगे। 100 का सी हो जाएगा ऑप्शन सी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।